सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम सतिंदर सिंह। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं आगे और वीडियोस लेके आता रहूंगा आईएलटीएस के मॉड्यूल्स पर। सो आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राइटिंग टास्क 1। इसमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि राइटिंग टास्क 1 होता क्या है, इसको लिखना क्या है और इसमें क्या क्या आता है। और मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बेसिक्स बताऊंगा कि कैसे हमने लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, बार ग्राफ को कैसे समझना है और उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है और क्या चीज हमने उसमें देखनी होती है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर के साथ। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 क्या होता है, इसकी बैंड स्कोरिंग क्या होती है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई टास्क 1 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और फिर इसका टेक्निक्स क्या होता है कि क्या टेक्निक है इसको लिखने की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइटिंग टास्क 1 में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। राइटिंग टास्क 1 इन्वॉल्व्स राइटिंग अबाउट अ ग्राफ, चार्ट, टेबल और इलस्ट्रेटेड प्रोसेस। इसमें ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ, चार्ट होता है, बार चार्ट, टेबल होता है और एक प्रोसेस होता है। अब क्या है, रिगार्डलेस ऑफ विच यू चूज़, आप कोई भी चूज़ कर लो, ग्राफ चूज़ कर लो, चार्ट चूज़ कर लो, टेबल चूज़ कर लो या प्रोसेस चूज़ कर लो। द फॉर्मेट इज एसेंशली द सेम फॉर ऑल राइटिंग टास्क। फॉर्मेट इन सब में लगभग सेम ही है। जब हम लोग चार्ट लिखते हैं, ग्राफ लिखते हैं या टेबल लिखते हैं, उनकी जो लाइन्स है, जो वर्ड्स है, जो वोकैब है, वो लगभग सेम होती है। प्रोसेस में थोड़ा सा इसका लिखने का तरीका अलग होता है। राइटिंग टास्क 1 जो है ये एटलीस्ट 150 वर्ड्स का होना चाहिए और इसकी मैक्सिमम लिमिट वैसे तो दी नहीं की हुई, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि मैक्सिमम लिमिट इसकी 180 to 200 होती है। 180 तक चले जाओ, बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा लिखोगे, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोगे, कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करोगे, उससे आपके नंबर खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आपको ट्राई क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि राइटिंग टास्क 1 को 20 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना है ताकि आपके पास 40 मिनट बच जाएं टास्क 2 के लिए। हमें टास्क 1 और टास्क 2 इकट्ठे मिलता है, दोनों का 1 आवर होता है। उस हिसाब से हम लोग इसको 20 मिनट्स और उसको 40 मिनट्स देते हैं, क्योंकि इसकी 150 लिमिट होती है और उसकी लगभग 250 to 300 वर्ड्स की लिमिट होती है। तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि इसको 20 मिनट्स दो और उसको 40 मिनट्स। वैसे लिमिट कोई नहीं होती, अगर आपने टास्क 1 पे 1 आवर भी लगाना हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन इतना लगाने का कोई मतलब बनता ही नहीं। ठीक है जी। अब इसके बैंड स्कोर पे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये टास्क 1 3 बैंड्स का होता है और टास्क 2 6 बैंड्स का होता है। व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी हैं, कहीं पे इसका कोई दिया नहीं हुआ कि टास्क 1 कितने बैंड्स का और टास्क 2 कितने बैंड्स का। फॉर मी, और जैसा मैंने आईडीपी के कुछ लोगों से बात भी की है, दे सेज दैट टास्क 1 इज 9 बैंड्स, टास्क 2 इज ऑफ 9 बैंड्स। और हमें इन दोनों में से अगर स्कोर अच्छा करना है तो हमें इन दोनों को ही अच्छा लिखना पड़ेगा। अगर किसी को 8 बैंड्स चाहिए तो उनको टास्क 1 भी उतना ही अच्छा करना है जितना टास्क 2। और अगर हम लोग दिमाग में ये रख के चलें कि टास्क 1 3 बैंड्स का है और टास्क 2 6 बैंड्स का है, उससे क्या होता है कि हमें जो टास्क 1 है इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता जितना हमें टास्क 2 लगता है। और बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टास्क 2 पे ही पूरा अपना ध्यान देते हैं। दे कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन टास्क 2 देन ऑन टास्क 1। But for me, task 1 is more important than task 2. Why is that? Because it is easy to score. टास्क 1 में क्या होता है, टास्क 1 में आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, आपने उसको अपने वर्ड्स में लिख के टीचर को देना होता है। टास्क 2 में क्या होता है कि आपके पास क्या होता है, ऐसे होता है कई बार आपके दिमाग में कुछ होता भी नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं होती और आपने क्या लिखना है ये भी आपको पता नहीं होता। पर टास्क 1 तो बहुत ईजी होता है, ये सारा कुछ तो आपके सामने दिया होता है, आपने क्या करना है वो इन्फॉर्मेशन उठा के लिखनी होती है। सो फॉर मी टास्क 1 इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टास्क 2 बिकॉज इसमें स्कोर करना बहुत ही ईजी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने टास्क 1 बहुत अच्छा कर दिया और उसमें से मेरे आगे 7 बैंड। अब क्या है, अब मेरी रिक्वायरमेंट है 6 या 6.5 बैंड्स की।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टास्क 2 इतना ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं लिखना। अब मुझे पता है कि टास्क 2 में मुझे अगर 5.5 भी आ गए तो मेरे 6.5 बन जाते हैं। क्या होगा कि मुझे टास्क 2 में से 5.5 या 6 बैंड लेंगे तो क्या होगा, अगर मैं 5.5 लूँगा तो मेरे ओवरऑल 6 बन जाएंगे, अगर मैं 6 लूँगा तो मेरे ओवरऑल 6.5 बन जाएंगे। अब क्या है, जिन बच्चों को 6.5 चाहिए उनके लिए टास्क 1 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, उनको टास्क 1 बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा और उनका जो प्रेशर है टास्क 2 का वो कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि बच्चे का प्रेशर कम होने से हमारे बैंड भी अच्छे स्कोर देंगे। पर अगर हम लोग ये मान के चलें कि हमें टास्क 1 3 बैंड्स का है, टास्क 2 6 बैंड्स का है, तो हमने ऑलरेडी प्रेशर इतना ले लिया है और टास्क 1 को हम लोग इतना प्रेफरेंस देंगे ही नहीं, टास्क 1 को हम इतनी इंपॉर्टेंस देंगे नहीं और हमारा सारा ध्यान टास्क 2 पे ही होगा। उससे क्या होगा, उससे हमारे बैंड्स कभी भी अच्छे नहीं आ पाएंगे क्योंकि टास्क 1 तो हमारा कभी अच्छा हुआ ही नहीं। सो फॉर मी टास्क 1 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं, ठीक है। जितने भी मेरे बच्चे हैं उन्होंने आज तक कभी भी, जिनको थोड़ी ग्रामर अच्छी होती है, उनका कभी भी राइटिंग में 6 बैंड से कम नहीं आया। ये नहीं कहूँगा कि किसी का भी नहीं आया 6 बैंड से कम, लेकिन जिनको राइटिंग की समझ है, थोड़ा बहुत समझ है और जो इम्प्रूव करते गए हैं उनकी राइटिंग में हमेशा 6 बैंड्स आए ही आए हैं। और फॉर देम, और मैंने उनको यही सिखाया कि टास्क 1 अगर आप बहुत अच्छा लिख दोगे तो आपको टास्क 2 पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना नहीं पड़ेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इट्स मेथड्स एंड टेक्निक्स। टास्क 1 के मेथड्स और टेक्निक्स क्या है। देखिए टास्क 1 में क्या करना है, हमने एक रिपोर्ट लिखनी है एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू गिव अवर ओपिनियन। हमें अपनी ओपिनियन नहीं देनी, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट देनी है। वी विल नॉट टेल इन राइटिंग टास्क 1 दैट वाई समथिंग इज हैपनिंग। हम लोग ये नहीं बताएंगे टास्क 1 में कि क्यों कुछ हो रहा है। वी विल ओनली डिस्क्राइब व्हाट इज गिवन इन द टास्क। हमने बस वही डिस्क्राइब करना है जो हमें टास्क में दिया गया है। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, अपनी कोई भी assumption नहीं देना। इस पे क्या होता है, इस पे टास्क में देयर विल बी नो कंक्लूजन ओनली अ समरी। इसमें कंक्लूजन नहीं होता, जैसे टास्क 2 में कंक्लूजन होता है, इसमें कंक्लूजन नहीं होता, इसमें होती है समरी। समरी को हम ओवरव्यू भी कहते हैं। और ओवरव्यू क्या होता है, ओवरव्यू इज लाइक ए ट्रेलर इन ए मूवी। देखिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप एक मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी देखने से पहले क्या होता है कि आप मूवी का एक ट्रेलर देखते हैं। आप चाहे वो यूट्यूब पे देखो, चाहे आप कहीं पे घर पे टीवी पे देखो, आप एक ट्रेलर देखते हैं। उससे आपको एक माइंड में एक इमेज बन जाती है कि ये मूवी कैसी होने वाली है। वैसे ही टास्क 1 का ओवरव्यू होता है। टास्क 1 का ओवरव्यू हमने अगर पहले दे दिया इंट्रोडक्शन के बाद में, तो उससे क्लैरिटी हो जाती है एग्जामिनर को कि इसको टास्क 1 समझ आ गया है और आगे टास्क 1 में इसने क्या लिखा है BP1 में और BP2 में, वो उसको क्लैरिटी हो जाएगी हमारे ओवरव्यू से। हमने ओवरव्यू में एक ट्रेलर दे दिया, पूरी टास्क 1 का एक हमने उसको एक ट्रेलर दे दिया और ट्रेलर से क्लैरिटी हो जाती है, वैसे ही जैसे मूवी में क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है जी। और आगे है इसमें क्या क्या आता है टास्क 1 में। टास्क 1 में लाइन ग्राफ आता है, बार ग्राफ आता है, टेबल चार्ट आता है और एक पाई चार्ट आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेथड ऑफ राइटिंग विल बी मोर और लेस सेम फॉर दीज टाइप ऑफ राइटिंग टास्क। इनके जो मेथड है लिखने का वो लगभग सेम ही होता है। यू विल बी मेकिंग कंपैरिजन, शो चेंजेस एंड ट्रेंड्स। आपने क्या करना है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल चार्ट और पाई चार्ट का आपने कंपैरिजन करना है। आपने चेंजेस दिखाने कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या ट्रेंड इसमें चलने वाला है। और एक आता है डायग्राम जिसमें हमने कंपेयरिंग करना है। एक आता है प्रोसेस और एक आता है फ्लो चार्ट। इस पे मेथड ऑफ राइटिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब जो ये ग्राफ दिए गए हैं, इनसे जो ये चार्ट दिए हैं, इनसे ये जो 3 है इनका मेथड लिखने का थोड़ा सा अलग होता है। इसको हम लोग डीप में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एक एक चीज़ आपको राइटिंग टास्क 1 की आगे अगले वीडियो में समझाऊंगा। अब थोड़ा सा बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है राइटिंग का। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन, जो कि 1 और 2 लाइन्स में आपने लिखना है। इंट्रोडक्शन मीन्स आपने उसको रीफ्रेज करना है जो हमें लाइन्स दी गई हुई है। और मैंने जैसे आपको राइटिंग टास्क 2 में बताया था
कि अगर आपको रीफ्रेज करना नहीं आता तो आप इसको एक्टिव को पैसिव बना दीजिए, अगर पैसिव दिया है तो पैसिव को एक्टिव बना दीजिए। इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को इतना पता चल जाएगा कि आपके पास सेंटेंस लिखने का अकल है, आपको पता है कि एक्टिव पैसिव क्या होता है और आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है। उसके बाद हम लोग देंगे ओवरव्यू। जैसे कि मैंने बोला कि एक मूवी का आपने ट्रेलर देना है, ट्रेलर पहले ही दे दो तो अच्छा होता है, उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि मूवी आगे क्या होने वाली है। वैसे एग्जामिनर को ओवरव्यू से पता चल जाएगा कि आगे आपने क्या लिखने वाले हो। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग ओवरव्यू लास्ट में देते हैं, ये उनकी मर्जी है, उनका अपना एक तरीका होता है लिखने का, और मेरा तरीका है ओवरव्यू पहले देना ताकि मैं मूवी का ट्रेलर एग्जामिनर को पहले ही दिखा दूँ। ये 2 से 3 लाइन का होता है। उसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ 1, जिसको हम लोग BP1 बोलते हैं। ये 5 to 6 लाइंस का, जिसमें हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, उसका बताएंगे उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। फिर आएगा बॉडी पैराग्राफ 2, उसके भी 5 to 6 लाइंस होती हैं। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे कि वो कैसे इसको लिखना चाहता है, ओवरव्यू को पहले या ओवरव्यू के बाद। और मुझे मूवी का ट्रेलर पहले ही देने में मज़ा आता है और उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा स्कोरिंग होती है और यही इम्पॉर्टेंट है और यही आजकल चलता है। ठीक है जी, थैंक यू।